न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज जो है, जितनी भी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, जो गर्म चीज़ें हैं उन जो ठंडी हो जाती हैं, गर्म बॉडीज हैं या गर्म सब्सटेंस हैं, जो ठंडे हो जाते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, जो कि सराउंडिंग में या नेचर में या एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में रखे हुए हैं। इस केस में क्या है कि ये नियम कहता है कि जो रेट ऑफ हीट लॉस है किसी बॉडी का, मान लीजिए सपोज मेरे पास ये हॉट बॉडी से एक पेन है, मेरे पास ओपन पेन है तो अब इसमें मैंने गर्म मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, चारों ओर हीट का लॉस होगा सराउंडिंग में, ये सराउंडिंग में हीट लॉस होगा इससे। तो जो हीट लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉडी के टेम्परेचर। सपोज बॉडी का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, तो ये नियम कहता है dQ अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T माइनस Tg। माने टेम्परेचर ऑफ द पेन या बॉडी भी कह सकते हैं इसे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस टेम्परेचर डिफरेंस के, बॉडी के टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर के। इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं dQ बाई dt इज इक्वल टू k T माइनस T0, ठीक है। ये हमने एक कांस्टेंट ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं एक नियम होता है हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी का नियम है Q इज इक्वल टू mc dt, ये नियम है, ठीक है। dQ इज इक्वल टू, अगर इसे हम dQ लिख सकते हैं, dQ इज इक्वल टू mc dt हो गया, ठीक है। ये एक नियम है। इसको मैं यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। इक्वेशन 1 में dQ की जगह mc dt रख दूंगा, तो यहाँ पर रख दिया मैंने mc dt अपॉन dt। ये dt टेम्परेचर डिफरेंस है, और यहाँ पर जो ये स्मॉल t है वो टाइम है, वेरी स्मॉल t, dt स्मॉल t जो है चेंज इन टाइम है। ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी है। डी स्मॉल टी क्या है, चेंज इन टाइम, dt स्मॉल dt चेंज इन टाइम है, और कैपिटल टी जो टी कैपिटल टी है ये टेम्परेचर डिफरेंस है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको रीअरेंज करूंगा, इसी को कैसे T माइनस T0 इसे रख दिया मैंने। अब मैं इस dt को उधर ले जाता हूँ और इस वाले टर्म को यहाँ नीचे लाऊंगा, क्योंकि mc dt अपॉन T माइनस T0 बराबर k dt, ठीक है। ये मेरा टेम्परेचर डिफरेंस हो, ये मैंने रीअरेंज कर दिया इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रीअरेंजिंग इक्वेशन 2 को मैंने रीअरेंज कर दिया, और ये आया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन 3 का मैं इंटीग्रेशन करूंगा दोनों तरफ, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका जो सबस्टांस है, ये सबस्टांस कोई भी इस बॉडी के अंदर सपोज वाटर भरा हुआ है, कोई चीज भरी हुई है इसके अंदर, तो उसका वेट m, मास है m, तो ये मास m इसका है, और c स्पेसिफिक हीट है इसकी, जो भी सबस्टांस इसमें भरा हुआ है स्पेसिफिक हीट वो c होगी। तो ये m मास ऑफ द जो सबस्टांस इस बॉडी के अंदर भरा हुआ है, और c
उसकी स्पेसिफिक हीट हो गई, या बॉडी का भी मास हो सकता है m, और स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी भी हो सकती है, वो खाली है और गर्म है। तो यहाँ पर मेरा ये आ जाएगा, ये दोनों मास भी कांस्टेंट होगा, स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट होती है, तो m c बाहर आ जाएगा, m डॉट c इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t माइनस t0 इज इक्वल टू k कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसे बाहर ले लूंगा, यहाँ हो जाएगा dt। अब यहाँ पर मेरा जो ये टर्म है लेफ्ट साइड का, इधर देखें वंस, जो लेफ्ट साइड का टर्म है इसमें मैं लेट t माइनस t0 इज इक्वल टू एक ले लेता हूँ टर्म y, तो इसे मैं समीकरण मान लूंगा इक्वेशन 4। यहाँ पर मैं करूंगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी डी वाई टी माइनस टी जीरो इज इक्वल टू डी वाई बाई डी वाई। यहाँ मैंने डी वाई से इसे डिफरेंशिएट कर देना, तो यहाँ पर मेरा ये वाला टर्म तो मेरा क्या है, ये टर्म मेरा है मैं इसे कह सकता हूँ कांस्टेंट टर्म है। मैं ये मानूंगा सराउंडिंग का टेम्परेचर मेरा सडनली नहीं बढ़ रहा है, मैं सडनली घट रहा है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ देर के लिए तक मैं ये मानूंगा कांस्टेंट है, जब तक मेरा जो बॉडी है ये ठंडी ना हो जाए, जब तक इसका टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो ये कांस्टेंट होने की वजह से dt अपॉन dy हो जाएगा, और ये वाला टर्म dt0 अपॉन dy बराबर ये 1 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, ये अब मेरा यहाँ पर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे dt बराबर dy हो गया मेरा, भाई dt है और इधर 1 है, dy इधर चला गया, dt बराबर dy हो गया। अब जो मेरा समीकरण है ना ये वाला, इसे मैं एक्चुअली मुझे इसे यहाँ पर मानना चाहिए 4, ये 4 हो गया और ये हो गया मेरा 5, तो इसे मैं 5 लिख लूँगा यहाँ पर 5, ये मेरा 5 हो जाएगा समीकरण। देखिए 4 मान लिया, 5 मान लिया, 5 हो गया समीकरण। तो समीकरण 4 में इक्वेशन 4 में dt की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dy है ना, और t माइनस टी जीरो की जगह y हो सकता है ना, t माइनस टी जीरो की जगह y। तो यहाँ मेरा आ जाएगा m डॉट c dy बाई y इज इक्वल टू के टी, और dt का क्या हो जाएगा, सीधे के टी आ जाएगा मेरा, है ना, dt का क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। अब मेरा ये इस तरह से हो जाएगा, मैं इसे कैसे भी लिख सकता हूं, ln m c ln y, ये ln y हो जाएगा, log y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन log y होता है, ये kt हो जाएगा। तो ये मेरा इस तरह से आ जाएगा m c ln y माइनस kt इज इक्वल टू 0, है ना, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ kt बराबर m c ln y। अब y की जगह मैं वापस इसे समीकरण 6 मान लूंगा, समीकरण 6 में y का मान समीकरण 5 से रख दूंगा मैं। देखिए यहाँ पर मेरा 5 में y का मान क्या है, t माइनस टी जीरो, यहाँ पर रख दूंगा मैं, तो यहाँ मेरा आ जाएगा kt इज इक्वल टू m c ln t माइनस टी जीरो। ये मेरा, इससे मैं टाइम निकाल सकता हूँ, किसका, ठंडा होने का टाइम जो ठंडा होने का टाइम है, कि यहाँ से यहाँ तक इक्विलिब्रियम कब आएगा, जो भी टेम्परेचर है, कोई भी टाइम है, पर्टिकुलर टाइम यहाँ से निकल जाएगा m c k ln t माइनस टी जीरो, ये मेरा आ गया। तो ये टाइम निकालने के लिए कितनी देर में ये ठंडी हो जाएगी, जो ये बर्तन है या जो कंटेनर है, ये कितनी देर में ठंडा हो जाएगा, टाइम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज होता है, इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। ठीक है।